तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और ज़बरदस्त वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले भाई HTTP स्टेटस कोड के बारे में। तो मैंने सोचा कि भाई HTTP और REST APIs के बारे में इतनी सारी हम लोग बात कर चुके हैं, तो स्टेटस कोड के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तब हम लोग अपना जर्नी आगे स्टार्ट करते हैं APIs डेवलपमेंट वगैरह का, क्योंकि स्टेटस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप असली प्रोजेक्ट में काम करते हैं। क्योंकि आप ऐसे ही कोई भी स्टेटस कोड नहीं भेज सकते हैं रेस्ट एपीआईज में रिस्पॉन्स में। ठीक है। तो हम लोग भाई अभी फॉलो कर रहे हैं रोड मैप, बैकएंड रोड मैप की जर्नी। तो अगर आपने भाई मेरी वो बैकएंड रोड मैप की वीडियोस अभी तक स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने प्लान किया था पूरा कि हम लोग इस बैकएंड रोड मैप की जर्नी में क्या क्या टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं, तो उसको भाई मैं आपका आई बटन में लिंक दे दूंगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। अगर आप वहाँ से फॉलो करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको सिर्फ HTTP के बारे में जानना है तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। और बैकएंड रोड मैप की भाई वो जो हमारा प्लान था उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं जो एक बैकएंड डेवलपर को ज़रूरत होती है। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो फटाफट से स्टार्ट, और बात करते हैं हम लोग HTTP स्टेटस कोड पे। तो मेरा नाम है भाई शुभम, मुझे है 8+ एक्सपीरियंस IT में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें हैं मैं आपको एक रियल प्रोजेक्ट में कंपनीज कैसे काम करती हैं मैं उसके बेसिस पे आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो चलिए अपना वीडियो करते हैं फटाक से स्टार्ट। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई HTTP स्टेटस कोड होता क्या है। जब भी आप कोई भी API डेवलप करते हो, कोई भी APIs आप बनाते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई वहाँ पे एक क्लाइंट एप्लीकेशन होता है, एक क्लाइंट ब्राउज़र होता है और एक सर्वर होता है। तो APIs हम लोग इसलिए बनाते हैं कि ताकि हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर सकें क्लाइंट से सर्वर पे, सर्वर से क्लाइंट में कम्युनिकेशन कर सकें दो सिस्टम के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस कोड का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब आप कोई भी सर्वर जब कोई भी रिक्वेस्ट को रिटर्न करता है ब्राउज़र को, तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट जो है सक्सेस हुआ है, फेल हुआ है, या इस रिक्वेस्ट का क्या मतलब है। तो ब्राउज़र पहले लुकअप करता है स्टेटस कोड पे, पहले देखता है कि इसका स्टेटस कोड क्या है, उसके बेसिस पे ये यहाँ पे रिक्वेस्ट को शो करता है। ठीक है। तो एप्लीकेशन को भी पता करना होता है कि जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी उस रिक्वेस्ट का क्या हुआ, मतलब मुझे रिक्वेस्ट बैक मिला, उसमें क्या स्टेटस आया। स्टेटस मतलब सक्सेस हुआ या फेल हुआ या रिडायरेक्शन हुआ या क्या हुआ इसके साथ में। ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ पे बात करेंगे जो कि है हमारा HTTP स्टेटस कोड। ठीक है। तो चलिए मैं आपको आज दिखाता हूँ पहले कि यहाँ पे क्या होता है सक्सेस स्टेटस। पहले हम लोग बात करते हैं कि सक्सेस स्टेटस क्या क्या होते हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है। बहुत स्टैंडर्ड यूज़ होता है इसका। अगर आप अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, एप्लीकेशन भी प्रॉब्लम में आ सकता है। कभी ये हो सकता है कि एरर नहीं है तो भी आपको एरर दिखा दिया ब्राउज़र के अंदर। तो जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है गेट हेड पोस्ट या कोई भी मेथड यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, तो सर्वर उसको रिटर्न करता है सक्सेस। जो भी अगर सक्सेस होता है, मान लीजिए इसने जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट किया वो सक्सेस हो गया। सक्सेस हो गया का मतलब है कि हाँ ये पास हो गया, मतलब गेट हो गया या कोई एरर नहीं आया। तो वो यहाँ से भेजेगा 200, भेजेगा 201 200 भेजेगा। ओके। 201 भेजते हैं लोग क्रिएट करने के लिए, और 200 भेजते हैं विथ नो कंटेंट भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो देखिए 200 ओके का मतलब ये होता है कि आपका जो जो रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली एकदम पास हो चुका है और फ्रंट एंड में आ चुका है। 201 इसलिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए जैसे आप कोई रिक्वेस्ट करते हो पोस्ट रिक्वेस्ट जिसमें आपको क्रिएट करना है, मतलब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई डेटा क्रिएट करना है, यूज़र क्रिएट करना है, जो भी आप एपीआई बना रहे हो, मतलब कोई क्रिएट एपीआई बना रहे हो। तो क्रिएट करने के टाइम पे यहाँ पे 201 मेंशन किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने सक्सेसफुली वो रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया है डेटाबेस के अंदर। 200 विथ नो कंटेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी कभी जैसे आप कोई पुट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो पुट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि अपडेट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बताया था गेट पुट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो भाई इस प्ले HTTP रिक्वेस्ट की मेरी एक प्ले लिस्ट है, आप वो प्ले लिस्ट फॉलो करिएगा। उसमें HTTP रेस्ट API हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बात किए हैं।
तो पुट एपीआई में जब आप कोई चीज़ अपडेट करते हो यूज़ करके, तो पुट एपीआई को किसी भी डेटा की ज़रूरत नहीं होती रिटर्न होने का। तो यहाँ पर सिर्फ वो लोग 200 पास कर देता है कि भाई तुम्हारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है विथ नो कंटेंट। तो ये है सक्सेस स्टेटस एचटीटीपी का। तो ठीक है, अब आ गए हम लोग भाई फेलियर पे। ठीक है, तो फेलियर में क्या क्या चीज़ें होता है, देखिए हमारे पास फेलियर के केस में क्या होता है कि 400, 401, 400, 404। ठीक है, तो इतने सारे हमारे पास स्टेटस कोड होते हैं कि फेलियर के टाइम पे क्या होता है। जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है, इनकरेक्ट रिक्वेस्ट होता है मान लीजिए किसी वजह से, तो ये 4 रिक्वेस्ट यूज़ में आती है। तो देखिए जो पहला रिक्वेस्ट है अपना आपका बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, बैड रिक्वेस्ट क्या होता है? बैड रिक्वेस्ट ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई रिक्वेस्ट किया और उस एपीआई में कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं, कुछ मैंडेटरी फील्ड्स मतलब हो सकते हैं कि मान लीजिए किसी आईडी के थ्रू आप अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हो डेटाबेस में, तो वो आईडी वहाँ पे मैंडेटरी फील्ड है। अगर वो मैंडेटरी फील्ड नहीं आता है तो उस केस में वहाँ से सेंड करेंगे 400 कि एक बैड रिक्वेस्ट है जिसको हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 401, ये अनऑथराइजेशन होता है। अनऑथराइज जो भी रिक्वेस्ट होता है, अनऑथराइज मतलब है कि हर एपीआई का एक ऑथेंटिकेशन होता है। तो अगर ऑथेंटिकेशन फेल होता है किसी वजह से, तो इसको यूज़ किया जाता है, 401 भेजा जाता है। फॉरबिडन, फॉरबिडन भी उसी के लिए यूज़ होता है कि जब भी अनऑथराइजेशन पास हो गया बट किसी वजह से ये डेटा वैलिड नहीं है लॉगिन करने के लिए, उस केस में 400 भेजा जाता है, 400 फॉरबिडन भेजा जाता है। और 404 भेजा जाता है जब मान लीजिए आपको कोई एरर आता है किसी तरीके का, नॉट फाउंड का एरर आता है। मान लीजिए कोई डेटा आप गेट कर रहे हैं बट आपको वो डेटा अवेलेबल नहीं है डेटाबेस में, तो वहाँ पे 404 नॉट फाउंड का एरर सेंड किया जाता है सर्वर की तरफ से, ताकि ब्राउज़र को पता चले कि ये चीज़ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई स्टेटस कोड कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं आपको सोचा कि पहले ये चीज़ें हम लोग कवर कर लें। आइए बात करते हैं रीडायरेक्शन पे। तो ठीक है, तो जो रीडायरेक्शन होता है, रीडायरेक्शन में आपको एक बार समझा देता हूँ कि रीडायरेक्शन क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप कोई एपीआई बिल्ड करते हो, तो एपीआई बिल्ड में जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि गेट, हेड, पोस्ट, ये सारे जो मेथड्स होते हैं इनके थ्रू हम लोग एपीआई को कॉल करते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि उस सिचुएशन में क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है जिसमें कोई डेटा वेटा या फिर कोई एक्शन नहीं होता है। उस केस में क्या होता है कि ब्राउज़र, ये सर्वर क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देता है किसी दूसरे यूआरएल पे। समझ रहे हो? जैसे आप पेमेंट करते हो, तो मान लीजिए आप यहाँ से पे पे रहता है, यहाँ पे आपका पेमेंट है, आपने यहाँ पे पे क्लिक किया और ये एपीआई चली, और फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ डेटा वैलिडेट करेगा, और फिर ये यहाँ रिटर्न रिटर्न कर देगा। रिटर्न कुछ करेगा नहीं, ये एक रीडायरेक्शन कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये रीडायरेक्शन मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि है 301, 302। तो 301, 302, 301 जो होता है वो अगर आप सेंड करते हो तो ब्राउज़र जो है वो रिक्वेस्ट को, जो भी रिडायरेक्शन हो रही है उसको परमानेंटली मूव कर देता है दूसरी यूआरएल पे। ठीक है, और अगर आप 200, 302 यूज़ करते हो तो ये टेम्परेरी उसको सेम यूआरएल पे रिडायरेक्शन करता है, मतलब विदाउट यूआरएल को चेंज किए। ठीक है, तो ये होता है एक रीडायरेक्शन का स्टेटस कोड। आइए बात करते हैं सर्वर के जो एरर होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन सा कोड होता है। तो ठीक है, तो सर्वर एरर्स में आपके पास होता है भाई ये सारे स्टेटस कोड 500, 501, 502, 503, 504। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने सर्वर इंटरनल सर्वर एरर जो 500 है ये कब आता है, मान लीजिए कोई भी एक्सेप्शन होता है सर्वर पे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सेप्शन जनरेट होता है, फिर उस केस में हम लोग 500 भेज देते हैं फ्रंट एंड को कि एक इंटरनल एरर है जो बाद में रिजॉल्व हो सकती है। तो इस टाइप से एक इंटरनल एरर होती है। फिर 501 तब आता है नॉट इम्प्लीमेंटेड। मान लीजिए आप कोई एपीआई यूज़ करते हो, एपीआई सीपी यूज़ कर रहे हो और सीपी इम्प्लीमेंटेड नहीं है यहाँ पे, तब आपको नॉट इम्प्लीमेंटेड 501 का एरर आ जाएगा। और 502 का बैड गेटवे आएगा जब मान लीजिए आपका जो यूआरएल आपने यहाँ पे यूज़ किया है वो यूआरएल रॉन्ग है।
एपीआई का, तो उस केस में आपको बैड गेटवे का एरर आता है। ठीक है, सर्वर बैड गेटवे भेजता है, तो सर्विस अनअवेलेबल है। तो इस केस में 503 भेजते हैं। तो सर्विस अनअवेलेबल मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी एपीआईस आप हिट कर रहे हो, तो हर सर्वर का एक लिमिट होता है। तो अगर आप कोई लिमिट एक्सीड कर जाओगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो अदर रिक्वेस्ट होंगी वो उनको ड्रॉप हो जाएंगी वेब सर्वर लेवल पे ही। तो वो जो ड्रॉप हो जाती हैं उनमें हम लोग 503 भेजते हैं कि सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर सकते हैं। तो गेटवे टाइम आउट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका जो सर्वर है, वो सर्वर किसी वजह से पूरी तरीके से डाउन है। ठीक है, और डाउन होने का एसेंस है कि वो बिल्कुल रीचेबल नहीं है, रीच नहीं हो सकता उस वहाँ तक, रीच नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा कि रिक्वेस्ट आप करोगे, वो ट्राई करता रहेगा, फिर उसका एक लिमिट होता है जो भी एपीआईज का, लगभग 50 से 60 सेकेंड, वो उतना रीच होगा तो वो ऑटोमेटिक टाइम आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ है। बैड गेटवे एक और केस में आता है, मान लीजिए यूआरएल रॉन्ग है, वो तो ठीक है। कभी कभी मान लीजिए आपका प्रोसेस रनिंग नहीं है, तो भी आपको 502 का एरर आ सकता है। और जब भी कोई एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है या फिर एप्लीकेशन डाउन है, तो वो भी एक तरीके से है कि उसको रीच नहीं हो रहा है और एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे थे जो आपके स्टेटस कोड अवेलेबल, यही कोड्स यूज़ होते हैं रेस्ट एपीआईज में सारे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैं होप करता हूँ कि आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो भाई एक लाइक कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो भाई मैं लाने वाला हूँ जावा स्क्रिप्ट का रोड मैप। तो हम लोग उसमें बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग अब जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर फिर उसके बाद नोड जेएस स्टार्ट करेंगे जब। तो सब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे कैसे वो सब होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपने मेरा HTTP वाला कुकीज सेशन वाला जो वीडियो था वो नहीं देखा है, तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आप वो देख लीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय टाटा, सी यू।